अध्यक्ष महोदय, किसान साथियों, विशेषकर लघु सीमांत कृषक, लैंडलेस लेबरर तथा वीकर सेक्शन के किसानों को परिस्थितिवंत परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही इनके परेशानी का सामना करने पर स्थायी समाधान के रूप में ऋण भार में राहत देने, ऐसी स्थिति में किसानों की जमीन की नीलामी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान फार्मर डेब्ट रिलीफ एक्ट लाए जाने की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को डेब्ट रिलीफ कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। हमारे द्वारा शुरू की गई ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत सन 22-23 वर्ष केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए गए। 23-24 में इसे बढ़ाकर 22,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करना प्रस्तावित करता हूँ। इसके अंतर्गत 5 लाख नए कृषक भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे। ये तो 1,000 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान दिया जाना होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में नॉन फार्मिंग सेक्टर जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई, दुकान इत्यादि हेतु 1,50,000 किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 3,000 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण वितरित करना प्रस्तावित है। इस हेतु 150 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान मिलेगा। प्रदेश के सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 13-14 में वितरित होने वाले दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों के साथ ही आगामी वर्ष अपने खेत पर आवास बनाने वाले, घर बनाने वाले, मकान बनाने वाले कृषकों को भी आवास ऋण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5% का ब्याज अनुदान देना प्रस्तावित करता हूँ। इस पर 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सिंचाई अध्यक्ष महोदय, सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर कृषकों के उत्थान हेतु बजट मैंने 14,860 करोड़ रुपये की लागत से राजस्थान इरिगेशन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसमें लगभग 11,000 अब तक लगभग 11,000 करोड़ रुपये के कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष पर कार्यवाही स्वीकृति जारी की जा रही है। आगामी वर्ष इस कार्यक्रम में लगभग 3,600 करोड़ रुपये की लागत के और कार्य कराए जाएंगे। प्रदेश के काश्तकारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने हेतु लगभग 1,000 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न परियोजना के कार्य करवाए जाएंगे, जिसकी सूची में सदन के पत्र पर रखता हूँ। नर्मदा परियोजना की मुख्य नहर वितरकों, माइनरों एवं डीगियों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु 75 करोड़ रुपये की लागत से काम कराए जाएंगे। बाई पद विषय परियोजना के कमान क्षेत्र में 550 करोड़ की लागत से खालों को पक्का करने के कार्य कराए जाएंगे। उदयपुर जिले में डाया बांध में जल आवक बढ़ाने हेतु टीडी नदी पर 200 करोड़ रुपये की लागत से जावर एनीकट का निर्माण कराया जाएगा। बाड़ा जिले में पार्वती मुख्य नहर के सुदृढ़ीकरण के कार्य 250 करोड़ रुपये की लागत से कराए जाएंगे। कोटा बूंदी बाड़ा की विभिन्न नहरों, वितरिकाओं और माइनरों में शेष सहित लगभग 485 किलोमीटर लंबाई में पक्की लाइनिंग व खेत सुधार हेतु 435 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। बांकड़ा सिंचाई परियोजना में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में पक्का खाला निर्माण शेष 1,32,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र को 463 करोड़ की लागत से पक्के खालों में निर्माण कराया जाएगा। बूंदी जिले में मेज नदी पर लाखेरी के पास गांव उत्तराना, माल की झोपड़ियाँ, चुमावली, बुडेल एवं अन्य गाँव, कोटा जिले में बिजलिया, बारा जिले में गांव केतुड़ी, मोहम्मदपुर इत्यादि तथा झालावाड़ जिले में गुगुआ में 82 करोड़ की लागत से माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना के कार्य लिए जाएंगे। राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में 34 किलोमीटर लंबाई में रीलाइनिंग तथा राजस्थान फीडर व सरहिंद फीडर के जीर्णोद्धार अपग्रेडिंग कार्य 500 करोड़ की लागत से कराए जाएंगे। माई नदी को लूनी नदी से जोड़ने के साथ ही माई बांध व नर्मदा नहर की संयुक्त परियोजना का सर्वे कराकर पश्चिमी राजस्थान कैनाल परियोजना की DPR बनाई जाएगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लगभग 1,450 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार एवं सिंचाई संबंधी अन्य कार्य कराया जाना प्रस्तावित करता हूँ, जिनका विवरण में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। सहकारी संस्थाओं की भंडारण क्षमता
भर्ती के लिए सदार शहर, सादुलपुर, चूरू, डेगाना, नागौर, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, बागीडोरा, डूंगरपुर, कोतपुतली, जयपुर, मतानिया, जोधपुर सहित 20 क्रय विक्रय सहकारी समितियों में 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जाएगा। 10,000 किसानों को कम लागत की प्याज भंडारण संरचनाओं के निर्माण के लिए 80 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। खादी वाला बीकानेर में कपास मंडी, अरई, अजमेर, 84, डूंगरपुर, धोद, सीकर, बाटोडा, बावनवास, माधोपुर कृषि उपज मंडी, गिरजासर, कोलायत, बीकानेर, बाढ़, बहरोड, अलवर में गौड़ मंडी तथा खेमू की ढाणी, टिडावा, जुन्नू में फल सब्जी गौड़ मंडी बनाई जाएगी। साथ ही खिवाड़ा माहौर जंक्शन पाली में गौड़ मंडी को कृषि मंडी में क्रमोन्नत किया जाएगा। संस्थागत विकास सुदृढ़ीकरण, किसानों एवं काश्तकारों की सुविधा हेतु समस्त 11,307 पंचायत मुख्यालयों पर पटवार मुख्यालय की भी स्थापना करने की दृष्टि से मैंने 1,035 नए पटवार मंडलों का सृजन करने की घोषणा करता हूँ। किसानों और काश्तकारों की सुविधा हेतु समस्त 11,307 पंचायत मुख्यालयों पर पटवार मुख्यालय की विस्तार करने की दृष्टि में 1,035 नए पटवार मंडलों का सृजन करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही भवन रहित 4,395 पटवार मंडलों के भवनों को 2 वर्ष में लगभग 880 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान हेतु प्रत्येक ब्लॉक में 1 महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन करने हेतु अंशदान को माफ किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति की अंशदान राशि 3 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि आदान की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की कृषि मंडियों में सहकारी संस्थाओं को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। किसानों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बैंकिंग अन्य सुविधाओं के साथ साथ डेयरी संबंधित सुविधाओं में भी पारदर्शी तथा त्वरित रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी 7,282 पैक्स प्राथमिक कृषि सहकारी समिति तथा 17,500 से अधिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का आगामी 2 वर्षों में कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। भूमि एवं अन्य राजस्व संबंधी मामलों के त्वरित समयबद्ध निस्तारण कर किसान भाइयों को लाभ देने की दृष्टि से मैं विक्रय हक त्याग उपहार के दस्तावेजों की दृष्टि होते ही स्वतः ही म्यूटेशन दर्ज होकर जमाबंदी को अपडेट करने के प्रावधान किए जाने की घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही अन्य मामलों जैसे विरासत आदि के नामांतरण म्यूटेशन के लिए संपूर्ण प्रक्रिया को पेपरलेस किया जाएगा। किसानों द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन गिरदावरी किए जाने की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। किसानों द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन गिरदावरी किए जाने की प्रक्रिया अपनाया जाएगा। इस हेतु 12 करोड़ 50 लाख खर्च होंगे। सीमा ज्ञान और म्यूटेशन आवेदन निस्तारण तथा मॉनिटरिंग को ऑनलाइन किया जाएगा। राजस्व न्यायालयों में ई फाइलिंग, ई सम्मन बीसी के माध्यम से हेयरिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी। इस पर 25 करोड़ खर्च होंगे। राजस्व तथा पंचायत राज विभागों से संबंधित सभी कार्यों को ऑनलाइन कर पेपरलेस करने के लिए सभी पंचायत राज संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी जनप्रतिनिधियों, राजस्व कार्मिकों तथा जिला प्रमुखगण, प्रधानगण, सरपंचगण, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी को टैबलेट दिए जाने की घोषणा करता हूँ। डेयरी और पशुपालन, अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविका भी पशुपालन का अत्यधिक महत्व है। किंतु इस वर्ष जैसा कि माननीय सदस्यगण विदित है, देश के कई राज्यों में के साथ ही राजस्थान में भी पशुपालकों को लंपी रोग के प्रकोप का सामना करना पड़ा। ये अत्यंत दुख का विषय है कि इससे हजारों गोवंश की मृत्यु हो गई। लंपी डिजीज के प्रकोप को कोविड की भांति ही आपदा घोषित कर पशुपालकों को राहत देने के हमारे आग्रह को केंद्र सरकार द्वारा नहीं माना गया है। ऐसे में भी प्रदेश के पशुपालकों को संबल देने के लिए मैं उनके दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय 40,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, वर्तमान केंद्रीय पशु बीमा योजना के अंतर्गत मध्य 50,000 पशुओं के बीमा की सीमा होने के कारण दुधारू पशुओं की असामयिक मृत्यु पर पशुपालकों को सहायता नहीं मिल पाती है। वर्तमान केंद्रीय पशु बीमा योजना है ये। इसके अंतर्गत अब मैं आगामी वर्ष से प्रदेश के सभी पशुपालकों के लिए यूनिवर्सल कवरेज करते हुए प्रत्येक परिवार हेतु दो दुधारू पशुओं का 40,000 रुपये प्रति पशु बीमा करने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु 750 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय आएगा तथा इससे 20 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित होंगे। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत वर्तमान में 138 दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। अब योजना का दायरा बढ़ाते हुए समस्त प्रकार के टेस्ट तथा FMD, ब्रूसेला एवं PPR इत्यादि टीकाकरण भी निःशुल्क करवाना प्रस्तावित करता हूँ। साथ ही सरकारी पशु चिकित्सा संस्थानों पर लाए जाने वाले पशुओं के संबंध में लिए जाने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी समाप्त करना प्रस्तावित करता हूँ। मैं पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशुओं हेतु विभिन्न सुविधाएं यथा टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, पशुओं को नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पशु मित्र योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित करता हूँ। इस पर 5,000 युवा पशुधन सहायकों, पशु चिकित्सकों को मानदेय पर रखा जाएगा। इस पर 20 करोड़ रुपये का व्यय आएगा। पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशु प्राप्त हो सके, पशुपालकों को उन्नत नस्ल के प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से आगामी वर्ष 25 लाख पशुपालकों को एक पशु के लिए सेक्स शॉर्टेज सीमेन से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने हेतु 50% 500 रुपये की सीमा तक अनुदान दिया जाएगा। इस हेतु 125 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सेक्स शॉर्टेज सीमेंट के उत्पादन के लिए बस्सी जयपुर में लैब स्थापित कर एक्सपर्ट पार्टनर के माध्यम से संचालित किया जाना प्रस्तावित है। फिर 30 करोड़ रुपये खर्च आएगा। प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु पशु चिकित्सा उपकेंद्र, पशु चिकित्सालय, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय खोले एवं क्रमबद्ध किए जाने के साथ साथ ही अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश में के अधिक से अधिक गाँवों को सहकारी डेयरी से जोड़ने, रोजगार के अवसर सृजित करने, पशु आहार की पर्याप्त उपलब्धता, पशुपालकों की आय बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता युक्त दूध व दुग्ध उत्पादन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी वर्ष 1000 नवीन मिल्क रूट चालू किए जाएंगे। लांबिया, कल्ला, भीलवाड़ा एवं पाली पशु आहार केंद्रों की उत्पादन क्षमता को 150 से बढ़ाकर 300 मैट्रिक टन प्रतिदिन की जाएगी। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वागड़ क्षेत्र में बांसवाड़ा डेयरी के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के साथ ही डूंगरपुर के चिलिंग केंद्र संग्रहण केंद्र को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। इस पर लगभग 25 करोड़ का व्यय कर लगभग 5,000 पशुपालक परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। सरस उत्पादों को सरल रूप से उपलब्ध कराने प्रोत्साहित करने हेतु RCDF के माध्यम से राज्य में 5,000 और नए सरल बूथ तथा 200 सरल पार्लर खोले जाएंगे। इस पर लगभग 10,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। सरस उत्पादों की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए आगामी वर्ष शहरी क्षेत्रों में 1000 सरस मित्र बनाए जाएंगे। मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खारे पानी में झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए चूरू में खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। फार्म पॉन्ड में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 किसानों को मछली का बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में ग्रामीण कृषक साथियों का आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्थापित नंदीशालाओं में प्रदेश में ग्रामीण व कृषक साथियों को आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्थापित नंदीशालाओं में अनुदान को 9 माह से बढ़ाकर पूरे 12 महीने करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही गौशालाओं में अपाहिज अंधे गोवंश हेतु भी भरण पोषण अनुदान वर्ष भर दिया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार आगामी वर्ष गौशालाओं नंदीशालाओं पर 1000 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय,
हमने सपना देखा था समाज के हर वर्ग के कल्याण का, उत्थान का। ये सपना था गरीब, वंचित व जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाने का, स्वच्छ निरोगी राजस्थान का, अन्नदाता की खुशहाली का, इस्मत राजस्थान का, बच्चों में शिक्षा की नई अलग जगाने का, युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने, आत्मनिर्भर बनाने का, महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने का, पर्यटन एवं उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का, बिजली पानी सड़क को घर घर तक पहुंचाने का, प्रवासी राजस्थानी को अपनी मिट्टी से जोड़ने का, यह सपना राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने का। विषम आर्थिक परिस्थितियों एवं कोरोना जैसी महामारी के बावजूद हमारे द्वारा सेवाई कर्म है, सेवाई धर्म को आत्मसात करते हुए देखे गए सपने को हमारे इस कार्यकाल में साकार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर प्रस्ताव। अब भी दिल थाम के बैठो, दिल थाम के बैठो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कर प्रस्ताव के समक्ष सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमने गत 4 बजट प्रस्तुत करते समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर विकास की वृद्धि दर को बढ़ाने की दृष्टि से कोई नया कर नहीं लगाने का निर्णय लिया। चारों बजट में कोई भी नया कर नहीं लगा है। साथ ही विभिन्न राहत देते हुए महंगाई नियंत्रण की दृष्टि से पेट्रोल डीजल के वेट में भी कमी की। इस प्रकार 8,000 करोड़ रुपए वार्षिक से अधिक की राहत दी गई। आज माननीय सदन के समक्ष कर प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मुझे महान कवि तुलसीदास की ये पंक्ति स्मृत हुआ है। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग ते, भूप भानु सो होय। अर्थात भावार्थ है, जिस तरह सूर्य द्वारा धरती से लिए गए जल को कोई देख नहीं पाता है, लेकिन उसे बादल से बरसते देखकर सभी हर्षित होते हैं। इसी तरह शासन को भी कर इस प्रकार से लेना चाहिए, वो बहुत दृश्य न हो, लेकिन जब जन जन तक पहुंचे तो लोग हर्ष से भर जाए। ठीक है, हमने जहाँ एक और कर प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया, वहीं दूसरी ओर समाज के वंचित वर्गों को सम्मान देने का प्रयास भी किया। हमारे द्वारा पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा देना, रिप्स 2019 लाना एवं देश की सबसे प्रोग्रेसिव निवेश नीति रिप्स 2022 लागू करना, साथ ही सामाजिक सरोकार हेतु सहायता की दृष्टि से सिप्स 2021 सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2021 लागू करना ऐतिहासिक कदम है। कोविड आर्थिक स्थिति। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के साथ साथ प्रदेश ने भी गत वर्षों में लगातार कोरोना सहित आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है, किंतु ऐसे समय में भी प्रदेशवासियों के सहयोग से ही हम सभी वर्गों का ध्यान रखने में सफल रहे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, आर्थिक मुद्दे हमारे लिए सबसे जरूरी है, जिससे हम अपने सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी से लड़ सकें। यद्यपि अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी लगातार सुधार हो रहा है, किंतु अभी भी सामान्य स्थिति आने में समय लगेगा। अतः सभी वर्गों को सहायता तथा संबल प्रदान करने की दृष्टि से गत 4 बजट प्रस्तावों की ही तरह आगामी वर्ष में भी कोई नया कर नहीं लगाने की घोषणा करता हूँ। आगामी वर्ष में भी इस वर्ष के अनुरूप प्रतिवर्ष डीएलसी दर में स्वतः होने वाली 10% वृद्धि के स्थान पर 5% करने की घोषणा करता हूँ। रिप्स 2010-14-19 का लाभ ले रही ऐसी इकाइयाँ जिनके लाभ लेने की अवधि में कोविड-19 के कारण व्यवधान आया था तथा जिसका कार्यकाल गत बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 वर्ष नहीं बढ़ाया गया, उनके लाभ की अवधि को भी मैं अब 1 वर्ष बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। विगत 2 वर्षों में लाई गई एमनेस्टी योजनाओं के क्रम में
तो हमको आगे बढ़ाते हुए अधिक छूट दिए जाना प्रस्तावित करता हूँ। साथ ही कोर्ट केस पेंडिंग होने की स्थिति में भी विभिन्न एमनेस्टी योजनाओं का लाभ कैश विड्रॉल करने की शर्त पर दे होगा। ये एमनेस्टी योजना 30 सितंबर 23 तक प्रभावी रहेगी। वैट एमनेस्टी, वैट तथा आरएसटी सीएसटी के अंतर्गत राज्य में 1 लाख रुपए तक की डिमांड को माफ़ किए जाने की घोषणा करता हूँ। इससे लगभग 1,18,000 व्यापारी लाभान्वित होंगे तथा इसे 425 करोड़ रुपये से अधिक की राहत मिल सकेगी। वैट के अंतर्गत व्यापारियों के घोषणा पत्रों में बकाया मांग को मात्र अंतर्राज्यीय बिक्री के संबंध में बिल एवं भुगतान के सबूत के आधार पर निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। प्रमाण के अभाव में डिमांड का 10% जमा कराए जाने पर शेष राशि माफ किया जाना प्रस्तावित है। समस्त बकाया मांग ब्याज की होने पर 30% राशि जमा करने पर शेष राशि माफ की जाएगी। विभिन्न लंबित विवादित प्रकरणों में बकाया कर राशि का 20% जमा किया जाने पर शेष मांग को माफ किया जाना प्रस्तावित है। स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी आगामी वर्ष 23-24 में स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना के अंतर्गत ब्याज एवं पेनल्टी की 100% छूट के साथ स्टैम्प ड्यूटी की मांग में समयावधि अंदर 60% तक छूट देना प्रस्तावित है। ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी स्कीम 23 लाया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इसमें मोटर वाहनों पर 31 दिसंबर 22 तक एक बकाया कर को जमा कराने पर ब्याज व शास्ति को माफ किया जाएगा। नष्ट हो चुके वाहनों के संबंध में राहत देने के लिए उनकी बकाया देय राशि जमा होने पर नष्ट होने की तिथि के पश्चात देय कर ब्याज शास्ति को माफ किया जाएगा। दिसंबर 24 फरवरी 21 से पूर्व आरती सरेंडर किए जाने गए वाहनों को दिनांक 30 जून तक आरती रिलीज कराए जाने पर नियत अवधि के बाद देकर ब्याज तथा शास्ति को माफ किया जाएगा। खनन परिवहन क्षेत्र के संबंध में राहत देने के लिए ई रवाना के माध्यम से 31 जनवरी 23 तक प्राप्त ओवरलोडिंग के प्रकरणों में देय प्रशमन राशि कंपाउंडिंग फीस पर 95% तक छूट दी जाएगी। आबकारी एमनेस्टी में आबकारी एमनेस्टी योजना के अंतर्गत 31 मार्च 22 तक के सभी बकाया प्रकरणों में ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी। 31 मार्च 18 तक के समस्त बकाया प्रकरणों में मूल राशि में 50% की छूट दी जाएगी। दुकानों के आवंटन में की नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम वर्ष पर कोविड महामारी के प्रभाव को देखते हुए बकायादारों के राहत प्रदान करने के लिए बस 21-22 की बकाया राशि के प्रकरणों में भी 50% की छूट दी जाएगी। रिको एमनेस्टी में रिको क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए एमनेस्टी योजना 23 लाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सेवा शुल्क और किराएदार सभी चार्ज एंड इकोनॉमिक्स रेंट्स की राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट दी जाएगी। 30 जून 22 तक भूमि प्रीमियम की बकाया आउटस्टैंडिंग किस्तों को जमा कराने पर देय ब्याज राशि 60% की छूट दी जानी प्रस्तावित है। आवंटित भूखंड पर निर्माण प्राप्त करने में हुई देरी के नियमन पर देय धारण प्रभार रिटेंशन चार्जेज अतिरिक्त भूमि की कीमत में 80% की छूट दी जाएगी। भूखंड विभाजित भूखंड के हस्तांतरण पर देय शुल्क में 60% की छूट दी जाएगी। बकाया जल प्रभार एवं बकाया CETP चार्जेज एक मुश्त जमा कराने पर पेनल्टी ब्याज में 100% छूट दी जाएगी। औद्योगिक भूखंड पर वर्षा जल पुनर्भरण संरचना के निर्माण किए जाने हेतु निर्धारित समय सीमा को बिना शास्ति के 30 जून तक बढ़ाया जाएगा। उपनिवेश क्षेत्र संबंधी एमनेस्टी उपनिवेश क्षेत्र के लगभग 13,500 काश्तकारों को कृषि भूमि आवंटन की बकाया किस्तों पर 31 दिसंबर 23 तक शेष रही बकाया किस्तें एक मुश्त जमा करने पर ब्याज में 70% छूट दी जाना प्रस्तावित है। आवंटन की समस्त बकाया किस्तें एक मुश्त जमा करने पर मूल राशि में भी 15% छूट के साथ ब्याज में 100% छूट देना प्रस्तावित है। खनन पट्टाधारियों को क्वारी लाइसेंस धारकों को रॉयल्टी ठेकेदारों हेतु गत बजट में घोषित एमनेस्टी योजना अब 31 मार्च 22 तक के बकायादारों पर भी लागू की जाएगी। साथ ही मासिक रिटर्न समय पर प्रस्तुत नहीं करने पर लगाई गई शास्ति को समस्त सूचना 31 मार्च 23 तक दिए जाने पर माफ किया जाना प्रस्तावित है। ऊर्जा संबंधी एमनेस्टी सतर्कता जांच प्रतिवेदनों VCR के प्रकरणों में 31 दिसंबर 22 या उससे पूर्व के लंबित प्रकरणों में छूट दी जानी प्रस्तावित इस प्रकार है। 31 दिसंबर 22 या उससे पूर्व के लंबित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के निशान तो 1 लाख रुपए तक की सिविल लाइबिलिटी राशि होने पर इस राशि का 40% एवं कंपाउंडिंग राशि का 25% देकर
अंतिम निस्तारण किया जाएगा। यदि सिविल राशि 1 लाख रुपये अधिक है, 1 लाख रुपये तक इस राशि का 40%, 1 लाख रुपये से अधिक राशि का 10% एवं कंपाउंडिंग का 25% लेकर अंतिम निस्तारण किया जाएगा। ये राशि 6 मासिक किस्तों में बिना ब्याज के जमा कराई जा सकेगी। यह राशि 6 मासिक किस्तों में बिना ब्याज के जमा कराई जा सकेगी। इस योजना के अंतर्गत 30 सितंबर 23 तक आवेदन किए जा सकेंगे। जीएसटी एमनेस्टी वर्ष 17 में केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी प्रणाली लागू की गई। लागू करने की प्रणाली के कारण संपूर्ण देश के साथ ही प्रदेश के व्यवसायों को भी प्रारंभिक वर्षों में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतने में ही कोविड का प्रभाव भी ऊपर आ गया। ऐसे में व्यवसायों द्वारा रिटर्न भरने में देरी होना स्वाभाविक था। हमने जीएसटी काउंसिल एवं केंद्र सरकार से ऐसे व्यापारियों को राह देने का आग्रह किया है। अभी केंद्र सरकार ने इस विषय पर कुछ सकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं प्राप्त हुआ। ऐसे में भी मैं राज्य की ओर से ऐसे समर्थ रजिस्टर्ड डीलर्स जो 21-22 की रिटर्न भर चुके हैं अथवा 31 मार्च 23 तक भर देंगे, उन्हें एक बार ये राह देते हुए वर्ष 21-22 की लेट फीस की राज्यांश जो है राज्य का अंश है उसका पुनर्भरण करना प्रस्तावित करता हूँ। मुझे राष्ट्र अध्यक्ष महोदय युवा मुझे राष्ट्रगान की रचयिता नोबेल पुरस्कार सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की यह पंक्ति आ रही है, एज कंसिडर्स यूथ वेंचर्स, अर्थात आयु जहाँ विचार करती है वहाँ युवावस्था कर गुजरती है। युवा हमारी ऊर्जा है, अतः इस क्रम में प्रदेश के युवाओं को और अधिक संबल देने हेतु युवाओं को अपने शिक्षण अथवा रोजगार स्थल तक स्वयं के साधन से आवागमन के लिए दोपहिया वाहन क्रय करने में राहत की दृष्टि से राज्य में पंजीकृत होने वाले 100 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर वर्तमान में दे एक बारी कर में 50% की छूट देते हुए 4% किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मैक्सी कैब पर की परमिट फीस को निःशुल्क करने की घोषणा करता हूँ। राज्य द्वारा राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप की स्थापना के लिए निर्धारित निष्पादित 10 लाख रुपए की सीमा तक के ऋण दस्तावेज पर स्टैम्प ड्यूटी में छूट के लिए ऋण सीमा को बढ़ाते हुए 25 लाख किया जाना प्रस्तावित है। 18 से 35 वर्ष के युवाओं के स्टार्टअप द्वारा कार्यस्थल के लिए 50 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी क्रय अथवा 10 वर्ष से अधिक के लिए लीज पर लिए जाने पर स्टैम्प ड्यूटी निःशुल्क करने की घोषणा करता हूँ। स्टार्टअप से बिना टेंडर उपापन सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट की वर्तमान 15 लाख की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा करता हूँ। किसान हमारी नीतियों में किसान भाइयों और कृषि को सदैव प्राथमिकता दी गई। मैं माननीय सदन को मुनि पार्षद द्वारा रचित कृषि पार्षद का श्लोक याद दिलाना चाहता हूँ। सुवर्ण रोप्य माणिक्य बस निरपी पूरी था तथापि प्रार्थ्य यंती एवं कृषकान भक्त प्रसन्न, अर्थात भावार्थ सोना चांदी जवाहरात आदि विश्व का सभी धन प्राप्त कर लेने के पश्चात भी भोजन के लिए हमें किसानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह उक्ति कृषि की महत्ता को बताने के लिए पर्याप्त है। हम सभी का दायित्व है कि किसान भाइयों को अधिकाधिक संबल प्रदान किया जा सके। इस हेतु राज्य की कृषि उपर मंडी समितियों में दिनांक 30 सितंबर 22 तक की मंडी शुल्क, आवंटन शुल्क, अन्य बकाया राशि हेतु ब्याज माफी योजना 23 लाई जाएगी, जिसमें दिनांक 30 जून 23 तक बकाया जमा कराने पर संपूर्ण ब्याज माफ किया जाएगा। इसके पश्चात दिनांक 30 सितंबर 23 तक बकाया जमा कराने पर 75% ब्याज माफ किया जाएगा। इसी क्रम में राज्य के बाहर से आयातित कृषि प्रोसेसिंग परियोजना कृषि जिन्स एवं चीनी पर बकाया मंडी शुल्क माफी योजना की अवधि को 30 सितंबर 23 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। मंडी प्रांगणों में व्यापारियों के वर्ष 2010 के पूर्व के लंबित प्रार्थना पत्रों हेतु आरक्षित दर पर भूखंड आवंटन किए जाने की व्यवस्था की गई थी। अब इस अवधि को बढ़ाकर ये राहत वर्ष 19 तक के लंबित प्रार्थना पत्रों पर दिया जाना प्रस्तावित है। हमने बजट में घोषित नवीन मंडियों, गौण मंडियों एवं फूड पार्क के लिए सरकारी भूमि के निःशुल्क आवंटन का प्रावधान किया था।
अब मैं नवीन मंडियों, गौण मंडियों और फूड पार्क के लिए सरकारी के साथ साथ में स्थानीय निकाय क्षेत्रों में भी निःशुल्क भूमि आवंटन की घोषणा करता हूँ। इस हेतु मंडियों के लिए 50% डीएलसी दर पर भूमि आवंटन नीति को परिवर्तित कर 25% डीएलसी दर पर आवंटन किया जाएगा तथा ये देता इत्यादि के नाम से साहित्य पुरस्कार प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 25 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फोटो सम्मिलित होने वाले यात्रियों को रोडवेज की साधारण एक्सप्रेस बसों के किराए में छूट जो 30% बढ़ाकर मैं 50% करने की घोषणा करता हूँ। इसे प्रदेश के विभिन्न मेलों यथा कैला देवी, करौली, झील का बाड़ा, भरतपुर, श्री रामदेवरा, जैसलमेर, दरगाह उर्स और पुष्कर, अजमेर, श्यामजी सीकर, शाला से बालाजी चूरू, गोगाबड़ी, हनुमानगढ़, बेनेसर धाम, डूंगरपुर, रणथंबोर, गणेश जी सभा मधुपुर, डी कल्याणी, टोंक, बरसरी, पांडुपोल, अलवर, बुढ़ा जोड़, गुरुद्वारा श्री गंगानगर एंड फागुन मुकाम बीकानेर तो ये छूट मिल सकेगी। प्रदेश में मेलों के महत्व को देखते हुए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टि से हमने मेला प्राधिकरण का गठन किया। इसके सुदृढ़ीकरण के साथ साथ विभिन्न मेला स्थलों पर सुरक्षा व सुविधा की दृष्टि से आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा शुरू की गई वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत इस वर्ष 20,000 श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। इस योजना के प्रति परिजनों के अपार उत्साह दिखाया है तथा अभी लगभग 1 लाख प्रार्थना पत्र पेंडिंग है। मैं आगामी 2 वर्षों में इन सभी परिजनों को तीर्थ यात्रा करवाए जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही इस योजना में नए तीर्थ स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश, समेत शिखर दी, बैद्यनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग झारखंड, त्रिभुवनेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र, स्वर्णबीर गोला कर्नाटक भी शामिल किया जाने की घोषणा करता हूँ। कानून व्यवस्था, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के परिवेश में देश के साथ साथ प्रदेश में भी शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे के माहौल को बनाए रखना की सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, विदाउट पीस ऑल अदर ड्रीम्स वेनिश एंड आर रिड्यूस्ड टू एशेस, अर्थात शांति के बिना हमारे तमाम सपने मिटकर खाक हो जाएंगे। शांति के बिना हमारे तमाम सपने चिमटकर खाक हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा कोर्ट के मैसेज देता है, शांति के बिना हमारे तमाम सपने मिटकर खाक हो जाएंगे। राजस्थान सदा से एक शांति प्रिय प्रदेश रहा है, किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ एक ओर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतत कार्रवाई करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर भविष्य के कर्णधार बच्चों और युवाओं को संविधान निर्माताओं द्वारा स्थापित मूल्यों से अवगत कराकर उनके व्यक्तित्व नैतिक मूल्यों का समावेश सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इस क्रम में मैं ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पंचायत वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय संविधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 2,500 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें 25 करोड़ खर्च होगा। प्रदेश में गांधीवादी विचारधारा के साथ ही शांति एवं भाईचारे के संदेश का प्रसार करने की दृष्टि से हमने शांति व अहिंसा विभाग की स्थापना की है। संभवतः राजस्थान ऐसा विभाग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। इसी कड़ी में संपूर्ण प्रदेश में महात्मा गांधी के शांति व सद्भाव के संदेश घर घर तक पहुँचाने के साथ साथ जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने से सहायता के लिए प्रत्येक गाँव और शहरी वार्ड 50,000 स्थानीय युवक युवतियों को मानदेय पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनाया जाना प्रस्तावित है। इन सेवा प्रेरकों के द्वारा ही महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं सुविधा केंद्रों का संचालन भी किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न शांति सद्भावना की भावना के प्रसार प्रसार के साथ साथ समाज कंटकों के विरुद्ध त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करना भी हमारी प्राथमिकता है। हमारे द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने हेतु उठाए गए प्रोएक्टिव कदमों के फलस्वरूप आज 156(3) CRPC के अंतर्गत न्यायालयों के माध्यम से दर्ज होने वाले प्रकरणों के साथ ही विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण में लगने वाले औसत समय में भी अत्यधिक कमी आई है। प्रदेश में कहीं भी अप्रिय घटना होने पर डायल 100 और 112 व अभय कमांड सेंटर के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इस प्रणाली को बेहतर करने के लिए
30,000 CCTV कैमरे लगाने का कार्य प्रगतिरत है तथा 500 पुलिस मोबाइल वैन शीघ्र ही डिप्लॉय की जा रही है। इस प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत करने की दृष्टि से आगामी वर्ष में 500 पुलिस मोबाइल यूनिट और गठित करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश के कोने कोने में आमजन विशेषकर महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके इस हेतु CCTV कैमरों की संख्या चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 5 लाख तक की जाएगी। साथ ही उप अधीक्षक स्तर पर एक ड्रोन उपलब्ध किया जाना प्रस्तावित है। अभय कमांड सेंटर के तकनीकी सिस्टम को अपग्रेड करते हुए प्रदेश के कमांड सेंटर की कॉल टेकिंग क्षमता बढ़ाने के लिए कुल सीटों को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाना प्रस्तावित है। इसे तो 125 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने, पुलिस प्रणाली के आधुनिकीकरण के साथ साथ आम जनता को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न पुलिस कार्यालय, थाने, चौकियाँ, न्यायालय खोले जाएंगे, जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। साथ ही बाल एवं यौन अपराधों के पीड़ितों अन्य संवेदनशील गवाहों को सुरक्षित वातावरण में गवाही की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक जिले में वनरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। कारागृहों में निरुद्ध बंदियों के जीवन स्तर में सुधार लाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने हेतु आवश्यकता अनुसार कारागृहों में 80 बंदी क्षमता की 5 नवीन बैरक बनाई जाएगी। इस पर 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जिला कारागृहों में पुस्तकालयों की स्टॉल में की जाएगी। बच्चों की देखभाल हेतु प्रथम चरण में केंद्रीय कारागार जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर एवं विशिष्ट केंद्रीय कारागार छैलावास दौसा में क्रेंच की स्थापना की जाएगी। राज्य के कारागृहों में सुविधा विस्तार हेतु 6 मिनी बस व 10 एम्बुलेंस उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में वकीलों की समस्याओं के निराकरण एवं कल्याण के लिए 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को सहायता के रूप में प्रदान करना मैं प्रस्तावित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सेक्रेटरी जनरल श्री कोफी अन्नान ने कहा है, गुड गवर्नेंस इज परहैप्स द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड प्रोमोटिंग डेवलपमेंट। अर्थात सुशासन संबद्ध गरीबी उन्मूलन एवं विकास प्रोत्साहन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। हमारी सरकार के पारदर्शिता, जवाबदेहिता के आधार पर संवेदनशीलता के साथ राज्य में सुशासन स्थापित करने का सार्थक प्रयास किया है। हमारी सदैव कोशिश रहेगी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ बेनिफिट की पहुंच अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के एफिशिएंट एवं टाइमली शुरू हो सके। जैसा कि विदित है, भारत को 21वीं सदी में ले जाते हुए IT क्रांति लाने का श्रेय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी को जाता है। उन्होंने कहा था, रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन इज टेस्टेड मोस्ट एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल। अर्थात एक संवेदनशील प्रशासन की परख सबसे अधिक प्रशासन और आमजन के मध्य संपर्क बिंदु पर होती है। इस संपर्क बिंदु अर्थात सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक हैरेसमेंट से मुक्त कर समयबद्ध रूप से सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 21-22 के बजट में हमने डिजिटल वेरिफिकेशन आधारित ऑटो अप्रूवल तथा डीम्ड अप्रूवल प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। मुझे सामान्य सदन को बताते हुए खुशी है कि हम इस प्रणालियों को प्रभावी कर, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, निर्माण, श्रमिक शिक्षा, कौशल विकास तथा प्रसूति सहायता जैसी योजनाओं के अंतर्गत आम जन को हैसल फ्री सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रणाली को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी बिल शीघ्र विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, नीति निर्धारण के साथ ही सेवा प्रदायगी में IT का प्रयोग कर सुशासन स्थापित करने में राजस्थान देश में आज पायनियर के रूप में जाना जाता है। नवाचारों के इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए देश में संबद्ध पहली बार पात्र व्यक्ति परिवारों को बिना आवेदन किए ही घर बैठे ऑटो बेनिफिट पर सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए जन आधार डाटाबेस का उपयोग करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आधारित रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम स्वतः लागू किए जाने की घोषणा करता हूँ। इस प्रणाली की विशेषता है कि इसके माध्यम से विभिन्न सेवाओं स्वतः उपलब्ध हो जाएगी। जैसे जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही स्वतः ही जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र जारी हो जाना,
NFSA पात्रता व आयु के आधार पर सतही सामरिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत होना तथा जन आधार व शाला दर्पण के आधार पर छात्रवृत्ति पालना सतही उपलब्ध होगा। IT के बढ़ते उपयोग से सुशासन को स्थापित हुई है, लेकिन साथ ही साइबर सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी संबंधी चुनौतियां भी सामने आई है। इनके प्रभावी निस्तारण के लिए IT हेतु आवंटित किए जाने वाले बजट का 5% भाग साइबर सिक्योरिटी के लिए खर्च किया जाना प्रस्तावित है। हमारे निर्णय देश में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। सरकारी लैंड रिकॉर्ड्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स, ई-कूपन में भी किसी प्रकार के मैनिपुलेशन की रोकथाम के लिए इन रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा सुरक्षित संचालित किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। जयपुर राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट और ई-गवर्नेंस स्थापित किया जाएगा। इस पर 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आम जन को पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं सुलभ करने के साथ साथ यही भी आवश्यक है कि कार्यालय प्रक्रियाओं की जटिलताओं को भी सरल किया जाए। हमने सचिवालय सहित प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी है। इसी कड़ी में विभागों, PSUs, बोर्ड, निगम कार्यालयों में भी प्रोसेस री इंजीनियरिंग करते हुए फाइल्स पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से मोबाइल मैसेजिंग, डाटा एनालिटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि नवीनतम तकनीक आधारित राजकार 2.0 विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा। सुशासन हेतु ये आवश्यक है कि हमारी नीति निर्धारण एविडेंस बेस्ड हो। सुशासन के लिए आवश्यक है हमारा नीति निर्माण एविडेंस बेस्ड हो, उसमें बिहेवियर साइंस का उपयोग किया जाए तथा सरकारी योजनाओं का कंकरेंट इवैल्यूएशन हो, ताकि योजना के क्रियान्वयन में रियल टाइम में सुधार लाया जा सके। इसके लिए इंटीग्रेटेड डाटा एनालिटिक सिस्टम परम विकसित किया जाएगा। साथ ही समस्त डाटा के स्टोरेज हेतु सेंट्रलाइज डाटा लेक बनाया जाएगा। इस पर 85 करोड़ रुपये व्यय होंगे। शहरी नियोजन, फॉरेस्ट सर्विलियंस, आपदा प्रबंधन, कृषि पर्यटन, खान और भू विज्ञान आदि विभागों में ड्रोन की उपयोगिता को ध्यान रखते हुए 450 करोड़ रुपये की लागत से 2000 ड्रोन में पायलट उपलब्ध कराना जाना प्रस्तावित है। युवाओं को ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एवं वर्चुअल रियलिटी आदि एडवांस तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराना है। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज व मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च करने के लिए राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में स्थापित किया गया है। इसके साथ जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कम इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में इसके अस्थायी कैंपस में भी आर्ट कैट के कोर्सेज प्रारंभ किए जाएंगे। इनके उपयोग एवं लोकप्रियता को देखते हुए आगामी वर्ष अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग मुख्यालयों पर भी आर्ट कैट केंद्र खोले जाएंगे। इस पर लगभग 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा। प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण हमारे कई जिले ऐसे हैं जहाँ जिला मुख्यालय की दुरुस्त कोने से दूरी 100 किलोमीटर से अधिक है। इस कारण आम जन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस क्रम में मुझे माननीय सदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं जन सामान्य से समय समय पर नए जिले बनाने के संबंध में